वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम विद प्रियंका। आज के इस वीडियो में हम क्लास 11 हिस्ट्री बुक का सेकंड चैप्टर पढ़ने वाले हैं एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज राइटिंग एंड सिटी लाइफ। इस चैप्टर में बेसिकली हम मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि आखिर ये जो वर्ड है सिविलाइजेशन, इसका मतलब क्या होता है। सिविलाइजेशन को हिंदी में सभ्यता या फिर संस्कृति कहा जाता है। सिविलाइजेशन एक ऐसे ह्यूमन सोसाइटी को कहा जाता है जिस सोसाइटी में अपना एक एडवांस लेवल का सोशल, पॉलिटिकल, कल्चरल और रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन होता है, साथ ही एक कंफर्टेबल वे ऑफ लाइफ होता है। ऐसे ह्यूमन सोसाइटी को सिविलाइजेशन कहा जाता है, यानी कि एक सभ्यता कहा जाता है। कई बार हम ये जो वर्ड है सिविलाइज, जिसका मतलब होता है सभ्य, ये वर्ड हम लोग कई बार यूज़ करते हैं किसी भी डेवलप्ड एरिया को डिफाइन करने के लिए या फिर उस डेवलप्ड एरिया में रहने वाले लोगों को डिफाइन करने के लिए। सिविलाइज्ड बेसिकली ऐसे एरिया को हम लोग डिफाइन करते हैं जो बहुत ज़्यादा डेवलप्ड होता है, जिस एरिया में एक कंफर्टेबल, एक एडवांस लेवल का वे ऑफ लिविंग होता है। ऐसे जगह को, वहाँ पे रहने वाले लोगों को डिफाइन करने के लिए हम ये जो वर्ड है सिविलाइज्ड वो इस्तेमाल करते हैं। सिविलाइजेशन, ये आप कह सकते हैं कि एक ही टर्म है। सिविलाइजेशन का मतलब होता है सभ्यता और सिविलाइज्ड का मतलब होता है सभ्य। इस चैप्टर में हम लोग मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन भी ऐसा ही एक सिविलाइजेशन था, ऐसा ही एक ह्यूमन सोसाइटी था। इनफैक्ट मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन वर्ल्ड का फर्स्ट नोन सिविलाइजेशन था, जो लगभग 3500 BCE से लेकर 600 BCE के टाइम पीरियड में एग्जिस्ट करता था। मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन ही इकलौता ऐसा सिविलाइजेशन नहीं था पूरे वर्ल्ड में जो इस टाइम पीरियड के दौरान एग्जिस्ट करता था, बट इसके अलावा और भी बहुत सारे सिविलाइजेशन थे जो हमारे वर्ल्ड में एग्जिस्ट करते थे। जैसे कि हमारे इंडियन सबकॉन्टिनेंट में भी एक ऐसा ही सिविलाइजेशन फ्लरिश कर रहा था करीब उसी टाइम पीरियड के दौरान, एंड उस सिविलाइजेशन का नाम था हड़प्पन सिविलाइजेशन या फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसके बारे में आप लोगों ने अपने जूनियर क्लासेस में ज़रूर पढ़ा होगा। इस सिविलाइजेशन के बारे में आप लोग और भी बहुत ज़्यादा डिटेल वे में पढ़ने वाले हैं अपने क्लास 12 के हिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर में, बट फिलहाल आज के इस वीडियो में आप लोग हिस्ट्री के सेकेंड चैप्टर में मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। मैंने आप सभी को इस चैप्टर का एक बेसिक इन्फॉर्मेशन दे दिया है कि आखिर आप लोग इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं, किस जगह के बारे में पढ़ने वाले हैं। अब हम चैप्टर को बहुत ही डिटेल वे में पढ़ना चालू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि इस चैप्टर का जो नाम है वो है राइटिंग एंड सिटी लाइफ। आखिर इस चैप्टर का नाम राइटिंग एंड सिटी लाइफ ही क्यों रखा गया? राइटिंग का मतलब होता है रचना या फिर लेख, एंड सिटी लाइफ का मतलब होता है शहरी जीवन। इस चैप्टर में हम एक ऐसे सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं जिस सिविलाइजेशन में फर्स्ट टाइम राइटिंग का यूज़ किया गया, एंड जिस सिविलाइजेशन में हमें पहली बार सिटी लाइफ यानी कि शहरी जीवन का एविडेंस मिलता है। इसीलिए इस चैप्टर का नाम राइटिंग एंड सिटी लाइफ रखा गया। अब हम देखते हैं कि मेसोपोटामिया, ये जो टर्म है, आखिर इस टर्म का मतलब क्या होता है। मेसोपोटामिया, ये जो नेम है, ये बेसिकली 2 ग्रीक वर्ड से डिराइव्ड किया गया है। पहला जो वर्ड है मेसोस, उसका मतलब होता है मिडिल, एंड पोटेमस का मतलब होता है रिवर। मेसोपोटामिया बेसिकली एक ऐसे लैंड, एक ऐसे एरिया को कहा गया है जो 2 रिवर यानी कि जो 2 नदियों के बीच में है, मिडिल में है। सिटी लाइफ यानी कि शहरी जीवन की जो शुरुआत होती है वो मेसोपोटामिया से ही होती है। जैसे कि मैंने आपको बताया, मेसोपोटामिया एक ऐसे लैंड को कहा जाता है जो 2 रिवर के बीच में है, एंड उन दोनों रिवर का नाम है रिवर यूफ्रेट्स एंड रिवर टिग्रिस। मेसोपोटामिया बेसिकली रिवर यूफ्रेट्स एंड रिवर टिग्रिस के बिटवीन के लैंड को कहा गया है, मिडिल के लैंड को कहा गया है। और अगर हम बात करें कि आज के टाइम पीरियड में यानी कि प्रेजेंट डे में मेसोपोटामिया कहाँ पे लोकेटेड है, प्रेजेंट डे में मेसोपोटामिया रिपब्लिक ऑफ इराक में लोकेटेड है। इराक का मैक्सिमम जो एरिया है, जो पार्ट है, वहाँ पे मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन एग्जिस्ट करता था। विद द हेल्प ऑफ मैप मैं आप लोगों को दोबारा से समझा देती हूँ कि आखिर मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन कहाँ पे एग्जिस्ट करता था। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये है रिवर टिग्रिस एंड ये है रिवर यूफ्रेट्स।
सो इन दोनों रिवर के बीच का ये जो लैंड है इसी को मेसोपोटामिया कहा गया। एक ऐसा लैंड जो दो रिवर के बीच में है, एंड यहीं पे मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन एग्जिस्ट करता था, जो कि प्रेजेंट डे में बेसिकली इराक का पार्ट है। सो आखिर मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन क्यों इतना ज़्यादा फेमस है? मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के बारे में आखिर हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं? मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन किन किन बातों के लिए फेमस था, किन किन बातों के लिए वो जाना जाता था? सबसे पहले तो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन अपने प्रोस्पेरिटी यानी कि सफलता, फाइनेंशियली मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल था। मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन अपने प्रोस्पेरिटी के लिए जाना जाता था। उसी के साथ साथ सिटी लाइफ यानी कि शहरी जीवन, मेसोपोटामिया में ही हमें फर्स्ट टाइम सिटी लाइफ के एविडेंस मिलते हैं। साथ ही अपने वॉल्यूमिनस और रिच लिटरेचर यानी कि मेसोपोटामिया में हमें लिटरेचर मिलते हैं, साहित्य मिलते हैं, एंड वो भी बहुत ज़्यादा, बहुत ही लार्ज क्वांटिटीज़ में हमें मेसोपोटामिया में लिटरेचर मिलते हैं। और साथ ही मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट जिस सब्जेक्ट में हम लोग नंबर्स की स्टडी करते हैं, क्वांटिटीज़ की स्टडी करते हैं, डिफरेंट शेप्स की स्टडी करते हैं। मेसोपोटामिया में हमें मैथमेटिक्स के भी सबूत मिलते हैं। साथ ही एस्ट्रोनॉमी एक ऐसा सब्जेक्ट जिस सब्जेक्ट में हम लोग स्पेस में जितने भी नेचुरल ऑब्जेक्ट्स है और जितने भी स्टार्स एंड प्लैनेट्स है उनकी साइंटिफिक स्टडी करते हैं। मेसोपोटामिया में हमें एस्ट्रोनॉमी के भी एविडेंस मिलते हैं। बेसिकली मेसोपोटामिया अपने प्रोस्पेरिटी, सिटी लाइफ, अपने रिच लिटरेचर, मैथमेटिक्स एंड एस्ट्रोनॉमी के लिए जाने जाते हैं। मेसोपोटामिया का जो राइटिंग स्टाइल था, जो राइटिंग सिस्टम था, जो लिटरेचर था, वो सिर्फ मेसोपोटामिया के एरिया तक ही सीमित नहीं था, यानी कि बस इराक के रीजन तक ही सीमित नहीं था, बल्कि इसके अलावा मेसोपोटामिया का राइटिंग सिस्टम ईस्टर्न मेडिटेरियन, नॉर्थर्न सीरिया और टर्की तक स्प्रेड होता है 2000 BCE के बाद से। और साथ ही मेसोपोटामिया का राइटिंग सिस्टम इजिप्ट तक भी स्प्रेड होता है। इजिप्ट का जो फ़ारो है, फ़ारो बेसिकली इजिप्ट के रिलीजियस या फिर पॉलिटिकल लीडर को कहा जाता है, या फिर आप कह सकते हैं इजिप्ट के किंग को फ़ारो कहा जाता है। इन सारे एरियाज़ में मेसोपोटामिया का राइटिंग सिस्टम, मेसोपोटामिया का जो लिटरेचर था वो स्प्रेड हुआ था, वो बहुत ज़्यादा फैला था। एंड ये सारे ही किंगडम्स एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करने के लिए मेसोपोटामिया का राइटिंग और मेसोपोटामिया का लिटरेचर का ही यूज़ किया करते थे। दिस इज द अनदर मैप। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि ये जो दो रिवर है, रिवर यूफ्रेट्स एंड रिवर टिग्रिस, इसी के बीच में मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन एग्जिस्ट करता था, जो कि प्रेजेंट डे में इराक में है। ये है इराक का प्रेजेंट डे का बॉर्डर, एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैक्सिमम जो रीजन है मेसोपोटामिया का वो इराक में ही लोकेटेड है। इसके अलावा यहाँ पे आप टर्की देख सकते हैं, यहाँ पे आप सीरिया देख सकते हैं, यहाँ पे आप इजिप्ट देख सकते हैं। ईस्टर्न मेडिटेरियन, टर्की, सीरिया और इजिप्ट में भी मेसोपोटामियन के जो राइटिंग सिस्टम थे, मेसोपोटामिया का जो लिटरेचर था वो बहुत ज़्यादा स्प्रेड हुआ। एंड इन सारे एरियाज़ में जो कम्युनिकेशन होता था वो बेसिकली मेसोपोटामिया के राइटिंग स्टाइल, मेसोपोटामियन के राइटिंग सिस्टम एंड लिटरेचर के थ्रू ही हुआ करता था। अब हम देखते हैं कि मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन ये जो है, आखिर इस सिविलाइजेशन में और कौन कौन से सिविलाइजेशन थे। अब आप सोच रहे होंगे कि मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन खुद एक सिविलाइजेशन है, एंड इस सिविलाइजेशन में और कितने सारे सिविलाइजेशन हो सकते हैं। प्लीज़ इसको बहुत ही अच्छे से आप लोग समझिएगा कि मेसोपोटामिया का मतलब मैंने आपको क्या बताया, एक ऐसा एरिया जो कि दो रिवर के बीच में है, रिवर यूफ्रेट्स एंड रिवर टिग्रिस। ये जो एरिया है मेसोपोटामिया का, जो ये एरिया है यानी कि दो रिवर के बीच का ये जो एरिया है, इस एरिया में बेसिकली चार फेमस सिविलाइजेशन एग्जिस्ट करते थे। एंड जैसे कि ये चारों ही सिविलाइजेशन इन रीजन में ही एग्जिस्ट करता था, यानी कि दो रिवर के बीच में ही एग्जिस्ट करता था। एंड ये चारों ही सिविलाइजेशन एक दूसरे के कंटेम्प्रेरी थे, यानी कि एक सिविलाइजेशन गया, दूसरा सिविलाइजेशन आया, दूसरा गया, तीसरा आया, इसीलिए इकट्ठा इन चारों सिविलाइजेशन को मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन कहा गया। मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन इन चारों सिविलाइजेशन से मिलके बना है।
सो पहला जो सिविलाइजेशन है उस सिविलाइजेशन का नाम है सुमेर सिविलाइजेशन, जो करीब 3500 BCE से लेकर 1900 BCE के टाइम पीरियड में एग्जिस्ट करता था। फिर दूसरा जो सिविलाइजेशन था उस सिविलाइजेशन का नाम था एक्केडियन सिविलाइजेशन या फिर अकट सिविलाइजेशन, जो करीब 2300 BCE से लेकर 2100 BCE के टाइम पीरियड में एग्जिस्ट करता था। फिर एक्केडियन सिविलाइजेशन को बेबीलोनियन सिविलाइजेशन ने रिप्लेस कर दिया, जो करीब 1900 BCE से लेकर 500 BCE के टाइम पीरियड में एग्जिस्ट करता था। और फिर लास्ट जो सिविलाइजेशन है उस सिविलाइजेशन का नाम है असेरियन सिविलाइजेशन, जो करीब 2500 BCE से लेकर 600 BCE के टाइम पीरियड में एग्जिस्ट करता था। सो इन चारों सिविलाइजेशन को मिलके मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन बनाया गया था। सो अब बता रखा है कि जो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन का जो सदर्न पार्ट था, अर्बनाइज साउथ, अर्बनाइज का मतलब होता है शहरीकरण, यानी कि अर्बन, आपने ये टर्म ज़रूर सुना होगा। बेसिकली विलेज के एरिया को हम लोग रूरल एरियाज कहते हैं, जो शहर का इलाका होता है उसको हम लोग अर्बन एरिया कहते हैं। सो अर्बनाइज्ड यानी कि शहरीकरण, जो कि शहर का इलाका है। सो मेसोपोटामिया के अगर आप सदर्न पार्ट में देखेंगे जो कि अर्बनाइज था, सो मेसोपोटामिया के सदर्न पार्ट को सुमेर कहा गया। सुमेर यानी कि सुमेरियन सिविलाइजेशन, जहाँ पे सुमेरियन सिविलाइजेशन एग्जिस्ट करता था। सो मेसोपोटामिया के सदर्न रीजन में सुमेर एग्जिस्ट करता था, यानी कि सुमेरियन सिविलाइजेशन एग्जिस्ट करता था। साथ ही एक्केडियन यानी कि अकट सिविलाइजेशन भी सदर्न पार्ट में ही एग्जिस्ट करता था। सो मेसोपोटामिया के साउथ रीजन में सुमेर और अकट एग्जिस्ट करता था। फिर 2000 BCE के बाद से अकट को कौन रिप्लेस करता है? बेबीलोनिया। सो इस टाइम पीरियड के दौरान, यानी कि 2000 BCE के बाद के टाइम पीरियड के दौरान मेसोपोटामिया में बेबीलोन एक इम्पॉर्टेंट सिटी बन जाता है, और फिर बेबीलोनियन सिविलाइजेशन जो है वो सदर्न रीजन में एग्जिस्ट करता है। फिर करीब 1100 BCE के बाद से बेबीलोनिया को कौन रिप्लेस करता है? एशेरियंस, जिन्होंने अपना जो किंगडम है वो नॉर्थ में स्टेबलाइज किया होता है, एंड इन लोगों को एसेरिया कहा जाता है। सो आई होप कि ये जो लाइन है ये आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा, इसीलिए मैंने पहले ही आपको थोड़ा बता दिया कि आखिर ये जो चारों टर्म है सुमेर, अकड, बेबीलोनिया एंड एसेरियन, इसका मतलब आप लोगों को समझ में आ जाए। सो मेसोपोटामिया ये जो एरिया है जो कि 2 रिवर के बीच में है, इन एरिया में बेसिकली 4 जो आप कह सकते हैं किंगडम या फिर 4 सिविलाइजेशन एग्जिस्ट करते हैं, जो कि एक दूसरे के कॉन्टेम्प्रेरी थे। सो सदर्न पार्ट में सुमेर एंड अकड एग्जिस्ट करते थे, फिर अकड को बेबीलोनिया रिप्लेस कर देता है, एंड जो नॉर्थर्न पार्ट है यहाँ पे एसेरियन ने अपना जो किंगडम है वो स्टेबलाइज किया था। सो इस मैप में आप लोग देख सकते हैं कि मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन में जो इम्पोर्टेंट सिविलाइजेशन है वो कहाँ कहाँ पे है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं सुमेर, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेसोपोटामिया के वो सदर्न पार्ट में एग्जिस्ट करता था। सो ये है सुमेर, दूसरा ये है बेबीलोनिया, एंड तीसरा ये है एसेरियन, एंड जो एक्केडियन है वो भी सदर्न रीजन में ही एग्जिस्ट करता है। और साथ ही आप लोगों को इस मैप में कुछ इम्पॉर्टेंट सिटीज़ का भी नाम देखने को मिलेगा, जैसे कि असूर, बेबीलोन, उरुक, ऊर। उसके अलावा मारी भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सिटी है, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट साइट है। सो आई होप कि आप लोगों को ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया है कि मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन 4 सिविलाइजेशन से मिलके बना है, एंड ये जो चारों सिविलाइजेशन है ये रिवर यूफ्रेट्स एंड रिवर टिग्रिस के बीच में ही एग्जिस्ट करता था, एंड इन सारे सिविलाइजेशन को इकट्ठा मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन कहा जाता है। सो जो फर्स्ट नोन लैंग्वेज है इस लैंड का, यानी कि मेसोपोटामिया का जो पहला लैंग्वेज है वो है सुमेरियन लैंग्वेज। सो जैसे कि सुमेर ही पहला किंगडम था, पहला सिविलाइजेशन था, इसीलिए सुमेर के लोग सुमेरियन लैंग्वेज का इस्तेमाल करते थे, एंड सुमेरियन पहला नोन लैंग्वेज है मेसोपोटामिया का। सो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है अगर आप लोगों के क्वेश्चन में, यानी कि आप लोगों के अगर एग्जाम में एमसीक्यू आता है, सो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि मेसोपोटामिया का पहला नोन लैंग्वेज क्या था। सो सबसे पहला जो नोन लैंग्वेज था वो था सुमेरियन लैंग्वेज, बट सुमेरियन लैंग्वेज को ग्रेजुअली कौन रिप्लेस कर देता है? एक्केडियन लैंग्वेज। सो सुमेर के बाद कौन था दूसरा सिविलाइजेशन? अकड था, इसीलिए एक्केडियन लैंग्वेज जो है वो सुमेरियन लैंग्वेज को रिप्लेस कर देता है करीब 2400 BCE के टाइम पीरियड के दौरान। उसके बाद क्या होता है, ये जो लैंग्वेज है
ये बहुत टाइम पीरियड तक फ्लरिश करता है, बहुत टाइम पीरियड तक इस लैंग्वेज का ग्रोथ होता है, करीब अलेक्जेंडर के टाइम पीरियड तक। बट 1400 बीसी के बाद से और एक न्यू लैंग्वेज आ जाता है, अरेमिक लैंग्वेज, जो अकेडियन लैंग्वेज को रिप्लेस कर देता है। एंड ये जो लैंग्वेज है वो कई हद तक सिमिलर है विद द हिब्रू लैंग्वेज। एंड ये लैंग्वेज करीब 1000 BCE तक बोला जाता है, स्प्रेड होता है। एंड इनफैक्ट आज के टाइम पीरियड में भी, यानी कि प्रेजेंट डे में भी, इराक के बहुत सारे पार्ट्स में ये लैंग्वेज बोला जाता है। सो विद दिस हमने इस चैप्टर का छोटा सा इंट्रोडक्शन फिनिश कर लिया है कि हम लोग आखिर इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं। सो हम लोग बेसिकली इस चैप्टर में मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। साथ ही हमने देख लिया कि मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन में वो कौन से 4 किंगडम थे, वो कौन से 4 सिविलाइजेशन थे जो कि एग्जिस्ट करते थे। पहला है सुमेर, दूसरा है अकेडियन, तीसरा है बेबीलोनिया एंड चौथा है असीरियन। सो अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि हमारे पास क्या वो सोर्सेस है, क्या वो माध्यम है जिसके थ्रू हमें मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के बारे में इंफॉर्मेशन मिलता है। सो बेसिकली जो सोर्सेस होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस एंड दूसरा होता है लिटरेसी सोर्सेस। सो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस उन सोर्सेस को कहा जाता है जिन सोर्सेस को आर्कियोलॉजिस्ट ने एक्सकेवेशन करके फाइंड आउट किए हैं। एंड लिटरेसी सोर्सेस उन सोर्सेस को कहा जाता है जिन सोर्सेस से हमें कुछ राइटिंग्स मिलते हैं, कुछ लिखा हुआ मिलता है। सो दोनों ही टाइप के सोर्सेस के बारे में हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं। सो मेसोपोटामिया में आर्कियोलॉजी करीब 1840s के टाइम पीरियड में स्टार्ट होता है। सो ये जो टर्म है आर्कियोलॉजी, ये आप लोग हिस्ट्री में बार बार पढ़ने वाले हैं। सो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि ये जो टर्म है आर्कियोलॉजी, इसका मतलब क्या होता है। सो आर्कियोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जिस सब्जेक्ट में लोग जो है वो पास्ट के सोसाइटीज़ को, यानी कि एंशियंट सोसाइटीज़ को, और पास्ट के पीपल को, यानी कि एंशियंट पीपल को स्टडी करते हैं बाय एग्जामिनिंग द रिमेन्स ऑफ देयर बिल्डिंग्स, टूल्स एंड अदर ऑब्जेक्ट। कैसे स्टडी करते हैं? उनके जितने भी बिल्डिंग्स थे उस टाइम पीरियड में, अर्ली सोसाइटीज़ में, एंशियंट सोसाइटीज़ में, एंशियंट पीपल जो भी बिल्डिंग्स में रहा करते थे, उनके जो रिमेनिंग्स है, जो भी टूल्स वो लोग इस्तेमाल करते थे, सो उन टूल्स के जो रिमेनिंग्स है एंड और भी बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स के जो रिमेनिंग्स है, इन सारे रिमेनिंग्स को एग्जामिन करने के बाद आर्कियोलॉजिस्ट जो होते हैं वो लोग इन सारी चीज़ों को स्टडी करते हैं। सो उसी सब्जेक्ट को आर्कियोलॉजी कहा जाता है। एंड जो लोग इस सब्जेक्ट को पढ़ते हैं उनको आर्कियोलॉजिस्ट कहा जाता है। सो ये दोनों ही टर्म आप लोग अपने माइंड में बैठा लीजिएगा। आर्कियोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट जिसमें हम लोग एंशियंट पीपल एंड सोसाइटीज़ के बारे में पढ़ते हैं। एंड आर्कियोलॉजिस्ट उन लोगों को कहा जाता है जो कि आर्कियोलॉजी को स्टडी करते हैं, यानी कि इस सब्जेक्ट को पढ़ते हैं। सो मेसोपोटामिया में आर्कियोलॉजी करीब 1840s के टाइम पीरियड में स्टार्ट होता है। यानी कि मेसोपोटामिया में एक्सकेवेशन कब से स्टार्ट होता है, मेसोपोटामिया के बारे में पढ़ना कब से चालू होता है? करीब 1840s के टाइम पीरियड के दौरान। सो मेसोपोटामिया में भी बहुत सारे साइट है, जैसे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में बहुत सारे साइट है, जैसे कि हड़प्पा, मोहनजोदारो, कलिबंगन। उसी तरह मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन में भी बहुत सारे साइट है। सो 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट साइट है, जिस साइट का नाम है उरुक और मारी। सो इन दोनों ही साइट में करीब डिकेड्स तक एक्सकेवेशन किए गए। एक्सकेवेशन का मतलब होता है खुदाई करना। सो डिकेड यानी कि 10 साल का टाइम पीरियड को डिकेड कहा जाता है। सो इन दोनों इंपॉर्टेंट साइट में करीब 10 साल के टाइम पीरियड तक एक्सकेवेशन किए गए। सो आर्कियोलॉजी बहुत सालों तक मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन का किया गया, बहुत सालों तक एक्सकेवेशन किए गए मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन का। एंड एक्सकेवेशन करने के बाद हमें इतना ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिलता है मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के बारे में, जो कि हम लोग आगे इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। सो जैसे कि मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बताया कि हमारे पास 2 टाइप के सोर्सेस है, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस एंड लिटरेसी सोर्सेस। सो मेसोपोटामिया के जो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस है वो है मेसोपोटामियन बिल्डिंग्स, स्टैचूज। बिल्डिंग्स का मतलब होता है इमारतें, स्टैचूज का मतलब होता है मूर्तियाँ, ऑर्नामेंट्स यानी कि गहने या फिर आप कह सकते हैं अलंकार, ग्रेव्स का मतलब होता है कब्र,
और क्या है टूल्स, टूल्स का मतलब होता है हथियार या फिर औजार, एंड सील, सील का मतलब होता है मुहर। सो ये सारी जो चीज़ें हैं, ये सारे जो सोर्सेस है, इन सोर्सेस को आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस कहा जाता है, जो कि आर्कियोलॉजिस्ट ने एक्सकेवेशन के दौरान फाइंड आउट किया है। सो मेसोपोटामिया में हमें करीब हंड्रेड्स ऑफ आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस मिलते हैं, एंड इन सारे सोर्सेस को एग्जामिन करके आर्कियोलॉजिस्ट बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन जो है गेन करते हैं, बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिलता है उन्हें मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के बारे में। इसके अलावा आर्कियोलॉजिस्ट को मेसोपोटामिया से बहुत सारे करीब थाउजेंड्स ऑफ रिटन डॉक्यूमेंट्स भी मिले हैं, जिसको लिटरेसी सोर्सेस कहा जाता है। सो इन सारे सोर्सेस के माध्यम से हमें मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के बारे में बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिलता है। सो यूरोपियंस के लिए मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था। क्यों इम्पॉर्टेंट था? क्योंकि यूरोपियन का जो होली बुक है बाइबल, सो बाइबल के ओल्ड टेस्टामेंट में मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन का जिक्र किया गया है, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन की ओर संकेत किया गया है, उसको मेंशन किया गया है। सो बाइबल के अकॉर्डिंग, बाइबल का जो ओल्ड टेस्टामेंट है उसमें एक बुक है, बुक ऑफ जेनेसिस। सो इस बुक ऑफ जेनेसिस में एक ऐसे सिटी के बारे में बता रखा है जो कि ब्रिक बिल्ड है, यानी कि ईंटों से जो बिल्डिंग्स है वो बनाई गए हैं, एंड इस सिटी का नाम था सिमर अकॉर्डिंग टू द बुक ऑफ जेनेसिस। सो यूरोपियंस को ये लगता है कि ये जो सिटी है सिमर, जो कि बाइबल में बता रखा है, हो सकता है ये मेसोपोटामिया का जो सुमेर सिटी है, जो सुमेर सिविलाइजेशन है, उसी को बता रहा है। यानी कि ये जो सुमेर एंड ये जो सिमर है वो दोनों सिमिलर प्लेस है, वो दोनों सिमिलर सिविलाइजेशन है, सिमिलर सिटीज़ है। सो इसीलिए यूरोपियंस के लिए मेसोपोटामिया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उन्हें लगता है कि मेसोपोटामिया जो है वो उनका एंसेस्ट्रल लैंड है। जितने भी यूरोपियन स्कॉलर्स, यूरोपियन ट्रैवलर्स हैं, उनको लगता है मेसोपोटामिया उनके पूर्वजों का लैंड है, उनके पूर्वजों का एरिया है। इसीलिए यूरोपियंस बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थे मेसोपोटामियन के बारे में इंफॉर्मेशन फाइंड आउट करने के लिए। फिर हमें एक स्टोरी बता रखा है। सो बाइबल में एक स्टोरी बता रखा है। सो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को छोटा सा स्टोरी बता देती हूँ कि क्या बाइबल में स्टोरी बता रखा है। सो अकॉर्डिंग टू द बाइबल, यानी कि बाइबल के अनुसार एक बार क्या हुआ था, हमारे वर्ल्ड में एक बहुत ही भयंकर फ्लड आया था, एक बहुत ही भयंकर बाढ़ आया था। सो ये बाढ़, ये फ्लड इसलिए आया था ताकि अर्थ में जितने भी लाइफ है, अर्थ में जितने भी जीवन है, उन सारे जीवन को डिस्ट्रॉय कर सके, उन सारे जीवन को नष्ट कर सके। हाउएवर गॉड चूज अ मैन नोआ टू इंश्योर दैट लाइफ कुड कंटिन्यू आफ्टर द फ्लड, यानी कि भगवान ने एक व्यक्ति को चूज किया था जिसका नाम था नोआ। सो भगवान ने उसको चूज किया कि वो जो है कुछ जो लिविंग बींग्स है उसको प्रोटेक्ट करे, ताकि फ्लड के बाद भी लाइफ जो है वो अर्थ में कंटिन्यू रहे। सो इसीलिए नोआ ने एक बहुत ही बड़ा बोट बनाया, एक बहुत ही बड़ा नाव बनाया, जिस नाव को आर्क कहा गया। एंड फिर नोआ ने उस आर्क में, उस बड़े से बोट में जितने भी एनिमल्स एंड बर्ड्स के स्पीसीज थे, यानी कि जितने भी बर्ड्स एंड एनिमल्स के प्रजाति थे, उनके पेयर को, यानी कि उनके जोड़े को अपने बोट में बैठा लेते हैं। एंड इसी तरह अपने बड़े से बोट में, जिसको आर्क कहा गया, उस बड़े से बोट में वो लोग फ्लड में भी सर्वाइव कर जाते हैं। जो बाढ़ आता है उसमें वो लोग सर्वाइव करते हैं, एंड फिर फ्लड के बाद भी लाइफ जो है वो अर्थ में कंटिन्यू रहता है। सो ये एक स्टोरी बता रखा था बाइबल में। सो यूरोपियंस को लगता है कि मेसोपोटामियन ट्रेडिशन में भी एक ऐसा ही सिमिलर स्टोरी है, एंड वो जो प्रिंसिपल कैरेक्टर था नोआ, जिसको भगवान ने चूज़ किया था कि वो सारे लिविंग बींग्स को प्रोटेक्ट करेंगे। सो यूरोपियंस को लगता है कि ये जो प्रिंसिपल कैरेक्टर है नोआ, वो मेसोपोटामियन ट्रेडिशन में उसका नाम था जियोसुद्रा या फिर उत्नापिस्थम। सो ये यूरोपियंस को लगता है, ये छोटा सा जो स्टोरी बता रखा है बुक ऑफ जेनेसिस में, जो कि बाइबल का पार्ट है, उसमें ये स्टोरी बता रखा है। एंड यूरोपियंस को लगता है कि ये जो स्टोरी है वो मेसोपोटामियन ट्रेडिशन से मैच करती है, वो मेसोपोटामियन ट्रेडिशन से ही मतलब कि सिमिलर है। सो फिर बता रखा है कि मिड 19th सेंचुरीज के दौरान जो यूरोपियंस थे वो मेसोपोटामिया के एंशियंट पास्ट को एक्सप्लोर करना स्टार्ट कर देते हैं, यानी कि यूरोपियंस मेसोपोटामिया के बारे में रिसर्च करना स्टार्ट कर देते हैं करीब मिड 19th सेंचुरीज के टाइम पीरियड के दौरान।
बट 1960s के टाइम पीरियड में यूरोपियंस को ये समझ में आता है कि बाइबल के ओल्ड टेस्टामेंट में जो ये स्टोरी बता रखा था वो लिटरली ट्रू नहीं है, यानी कि वो एक सच्ची कहानी नहीं है। बट फिर भी यूरोपियंस को लगता है कि हो सकता है कि हिस्ट्री में यानी कि पास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस हुए होंगे एंड उन चेंजेस को ही मेमोराइज करने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए ये स्टोरी बाइबल में लिखा गया है। फिर बता रखा है कि धीरे धीरे जो आर्कियोलॉजिकल टेक्निक था, आर्कियोलॉजिकल टेक्निक यानी कि आर्कियोलॉजिस्ट जिस तरीकों का इस्तेमाल करते हैं एक्सकेवेशन करने के लिए, सो आर्कियोलॉजिकल टेक्निक्स में धीरे धीरे बहुत सारी चेंजेस आए। ये सारे टेक्निक्स और ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड हो गए, यानी कि और ज़्यादा एडवांस हो गए एंड और ज़्यादा रिफाइन हो गए और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो गए। सो आर्कियोलॉजिकल टेक्निक्स इतने ज़्यादा एडवांस हो गए, सो ये बहुत ज़्यादा यूरोपियंस को हेल्प कर रहा था मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन को और अच्छी तरह से एक्सप्लोर करने के लिए। यानी कि अगर आपका टेक्निक जो है वो अच्छा होगा, अगर आपका जो टेक्निक है किसी भी चीज़ को करने के लिए वो एडवांस होगा, सो जो चीज़ आप कर रहे हैं वो भी बहुत ही अच्छे से आपका होगा। सो आर्कियोलॉजिकल टेक्निक्स में हमें बहुत सारे न्यू चेंजेस देखने को मिले हैं, जिसकी वजह से मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन में जो एक्सकेवेशन था वो और भी बहुत अच्छे से हो रहा था। सो विद दिस हमने इस चैप्टर का जो फुल्ली इंट्रोडक्शन है वो कंप्लीट कर लिया है। सबसे पहले हमने देखा कि आखिर हम लोग इस चैप्टर में किसके बारे में पढ़ने वाले हैं। सो हम लोग इस चैप्टर में मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। सो हमने देखा कि मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन कहाँ पे एग्जिस्ट करता था, इस सिविलाइजेशन मतलब कि मेसोपोटामिया ये जो टर्म है इसका मतलब क्या है। सो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ग्रीक वर्ड 2 वर्ड से मिलके बना है मेसोपोटामिया। फिर हमने बहुत सारे सोर्सेस के बारे में भी देखा कि क्या वो माध्यम थे, सोर्सेस थे जिसके थ्रू हमें मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के बारे में पता चलता है। इस चैप्टर का जो सोर्स है वो क्या है, यानी कि इस चैप्टर में जितने भी इंफॉर्मेशन दे रखे हैं आखिर ये इंफॉर्मेशन कहाँ से लिया गया है। सो हमने बहुत सारे सोर्सेस के बारे में भी पढ़ा। साथ ही हमने ये भी देखा कि यूरोपियंस के लिए मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों था, और हमने बाइबल में जो स्टोरी बता रखा था छोटा सा वो भी मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया। सो आई होप कि इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। हम अपने नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर को टॉपिक वाइज अच्छे से डिटेल में पढ़ना स्टार्ट करेंगे। सो आई होप कि आज का ये वीडियो आप लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा। एंड अगर आप लोगों को नेक्स्ट पार्ट चाहिए देन प्लीज़ कमेंट मी डाउन। एंड अगर वीडियो अच्छा लगा, एक्सप्लेनेशन समझ में आया, देन प्लीज़ लाइक माई वीडियो, शेयर माई वीडियो विथ ऑल योर फ्रेंड्स एंड ऑल्सो कमेंट मी डाउन कि आप लोगों को नेक्स्ट पार्ट चाहिए कि नहीं। एंड अगर आप लोगों को क्लास 11 हिस्ट्री के दूसरे चैप्टर्स की भी एक्सप्लेनेशन वीडियो चाहिए देन प्लीज़ चेक माई डिस्क्रिप्शन बॉक्स, जहाँ पे आपको क्लास 11 हिस्ट्री का प्लेलिस्ट मिल जाएगा, जहाँ पे बहुत सारे चैप्टर्स मैंने पढ़ा रखे हैं जो कि आपके सिलेबस में है। सो वहाँ से आप लोग कोई भी चैप्टर को पढ़ सकते हैं। और साथ ही अगर आप लोगों को क्लास 11 हिस्ट्री का लेटेस्ट सिलेबस के बारे में नहीं पता है फॉर द स्टूडेंट जो कि 2022 एंड 2023 के एकेडमिक ईयर में है, देन आई बटन में आप लोगों को जो एक लिंक दिख रहा होगा उस लिंक को आप लोग क्लिक कीजिए, आपको न्यू सिलेबस के बारे में पता लग जाएगा। So see you all soon in my next video. Till then, bye bye and stay tuned with my channel and thanks for watching my video.